नमस्कार दोस्तों, सनराइज हिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आर्य सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में हमें नई 4 सभ्यताएं दी गई हैं। इसमें पहले हमने कालीबंगा का अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे आर्य सभ्यता के बारे में। बैराट के बारे में हमने पढ़ लिया है। 2 पार्ट में हमने बैराट को पढ़ा था और आहड़ के बाद में अपनी रहेगी गणेश्वर की सभ्यता। तो कुल मिला के फर्स्ट ग्रेड के लिए 4 सभ्यताएं दी गई है। कालीबंगा सभ्यता, बैराट की सभ्यता, आहड़ की सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। तो आज हम अध्ययन करेंगे दोस्तों आहड़ सभ्यता के बारे में। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों। आहड़ सभ्यता। सबसे पहले देखते हैं कि दोस्तों आहड़ सभ्यता है कहां। तो आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। उदयपुर में आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। इसे आघाटपुर आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ सभ्यता को आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत में उसे आघाटपुर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आहड़ सभ्यता है, इसकी खोज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसकी खोज है जो सबसे पहले 1953 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी 1953 ईस्वी में। और ये खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। आहड़ सभ्यता की खोज 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। और इसका उत्खनन है उत्खनन है। इसका 2 बार उत्खनन हुआ है दोस्तों। पहली बार उत्खनन करवाया था वो 1956 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने करवाया था। रतन चंद्र अग्रवाल। इसका 1956 ईस्वी में जो पहला उत्खनन करवाया गया था वो रतन चंद्र अग्रवाल महोदय ने किया था। और दूसरा जो इसका उत्खनन किया था वो 1961-62 ईस्वी में 1961-62 ईस्वी में एच.डी. सांकलिया। इसका जो दूसरा उत्खनन करवाया था एच.डी. सांकलिया महोदय ने, वो उत्खनन हुआ था 1961 और 62 ईस्वी में। तो आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाता है। यह संस्कृत भाषा का शब्द है और इसकी खोज है सबसे पहले 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने की। इसका उत्खनन है वो 2 बार करवाया गया था। 1956 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल और दूसरा था 1961 और 62 ईस्वी में एच.डी. सांकलिया महोदय ने। आहड़ सभ्यता को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है ताम्रवती नगरी। इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ताम्रवती क्यों कहते हैं इसे? यहां तांबे के औजारों का अधिक प्रयोग किया गया, तो इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ताम्रवती नगरी इसलिए कहा जाता है कि यहां जितने भी औजार पाए गए थे उनमें तांबे का अधिक प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोग हैं दोस्तों इसे धूलकोट के नाम से जानते हैं। धूलकोट। जो स्थानीय लोग हैं स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से जानते हैं और धूल का अर्थ है
धूल या मिट्टी का टीला। तो दोस्तों स्थानीय लोग इसे धूल कोट के नाम से जानते हैं। धूल कोट का अर्थ है धूल या मिट्टी का टीला। और ये आयड़ सभ्यता है दोस्तों, ये आयड़ नदी के किनारे, आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई। आहेड़ नदी के किनारे विकसित हुई, इसीलिए इसे आहेड़ सभ्यता या आयड़ नदी के किनारे होने के कारण आयड़ सभ्यता भी कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि आयड़ नदी है उसका निर्माण कहां से हुआ है, वो किस स्थान से निकली है। तो आयड़ नदी है उसका उद्गम है वो कौन सी पहाड़ी से है और अपने राजस्थान के कौन से जिले से ये निकलती है। आहेड़ सभ्यता, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि ये मान लो अपना कोई एक जिला है राजसमंद, उदयपुर, ये अपना उदयपुर जिला है। ऊपर आता है दोस्तों इसके राजसमंद, ये अपना राजसमंद आ गया। और यहां आता है दोस्तों इस तरह से भीलवाड़ा, और ये आ गया दोस्तों इधर से चित्तौड़। ये चित्तौड़गढ़ आ गया। तो उदयपुर में यहां दोस्तों एक पहाड़ी है, उदयपुर में ये पहाड़ी है। इस पहाड़ी का नाम है दोस्तों, उदयपुर में ये जो पहाड़ी है इस पहाड़ी का नाम है गोगुंदा। ये गोगुंदा की पहाड़ी है। और इस पहाड़ी पर जब बरसात होती है इस तरह से, तो ये पानी यहां से निकलकर चित्तौड़गढ़ होता हुआ भीलवाड़ा, इसका जो पानी है वो चित्तौड़गढ़ होता हुआ भीलवाड़ा में चला जाता है। यहां भीलवाड़ा में एक स्थान है बिंगोद, ये बिंगोद नाम का एक स्थान है भीलवाड़ा में। ये दोस्तों उदयपुर में, ये उदयपुर में यहां पे अपना एक झील पड़ती है उदयपुर में, इसका नाम है उदय सागर झील। उदय सागर झील है दोस्तों। तो ये उदयपुर में एक गोगुंदा की पहाड़ी है, और गोगुंदा की पहाड़ी से जब बारिश होती है तो बरसात का पानी है वो सबसे पहले कहां जाता है, ये पानी सबसे पहले आ जाता है उदयपुर झील में। इस झील में ये पानी इकट्ठा हो जाता है, उदयपुर झील, इस झील में यह पानी इकट्ठा हो जाता है। तो उदयपुर झील गोगुंदा से लेकर बेड़छ नदी तक, गोगुंदा से उदय सागर झील तक, गोगुंदा से लेकर, ये गोगुंदा की जो पहाड़ी है इस पहाड़ी से लेकर उदय सागर झील तक इसे आयड़ नदी कहा जाता है। यह गोगुंदा की पहाड़ी से लेकर उदय सागर झील है, उदय सागर की झील तक इसे क्या बोला जाता है, गोगुंदा से उदय सागर झील तक इसे आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। और आयड़ नदी उदय सागर झील से लेकर आगे उदय सागर झील के बाद
उदय सागर झील के बाद इसे बेड़च नदी, दोस्तों उदय सागर झील के बाद में इस नदी का नाम है जो बेड़च नदी हो जाता है। गोगुंदा से लेकर उदय सागर झील तक इसका नाम क्या है, आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। और उदय सागर झील के बाद में ये नदी बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। और ये बेड़च नदी है कहां चली जाती है, भीलवाड़ा में बिंगोद नामक स्थान पे चली जाती है। इधर हम देखते हैं दोस्तों, ये अपना क्या है, राजसमंद है। राजसमंद में एक पहाड़ी है, ये राजसमंद में एक पहाड़ी है, इसे बोलते हैं खेमनोर की पहाड़ी, खेमनोर की पहाड़ी, ये खेमनोर की पहाड़ी है। और इससे जब बरसात का पानी आता है दोस्तों, तो ये निकल के ऐसे भीलवाड़ा होता हुआ कहां चला जाता है, बिंगोद नामक स्थान पे चला जाता है। इसे बनास नदी कहा जाता है, बनास नदी। तो खेमनोर की पहाड़ियों से निकलकर इसका पानी बनास नदी के रूप में बिंगोद नामक स्थान पर चला जाता है। और एक मांडलगढ़ से जो एक नदी निकलती है वो चली जाती है इधर, उसे बोलते हैं मेनाल। यहां 3 नदियां, ये मांडलगढ़ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है मेनाल। और तीनों नदियां जाकर बिंगोद नामक स्थान पर एक त्रिवेणी संगम बनाती हैं। इसे क्या बोलते हैं, त्रिवेणी संगम। ये भीलवाड़ा में बिंगोद नामक स्थान पे एक तीनों नदियां जाकर मिल जाती है, उसे त्रिवेणी संगम बोला जाता है। तो हमें दोस्तों अध्ययन करना था अपनी जो यहां पर ये है ना, यहां है अपनी जो आहेड़ सभ्यता, आहेड़ सभ्यता। तो आहेड़ सभ्यता इसे नाम क्यों दिया गया दोस्तों, कि आहेड़ या आयड़ नदी के आसपास विकसित होने के कारण यह सभ्यता आहेड़ सभ्यता के नाम से जानी गई। दोस्तों प्राचीन काल में जो भी सभ्यताएं विकसित हुई है, किसी न किसी नदियों के किनारे ही विकसित हुई है, क्योंकि नदियों के किनारे ही उनकी जो आवश्यकताएं थी, मूलभूत आवश्यकता थी, वो उनकी पूरी हो जाती थी। इसलिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी होने के कारण लोग नदियों के किनारे बसे और नदियों के किनारे उनकी आवश्यकताएं पूरी हो गई थी। तो ये अपनी आयड़ सभ्यता है, वो भी आयड़ नदी के किनारे विकास होने के कारण इसे आयड़ सभ्यता, आहेड़ सभ्यता या बेड़च सभ्यता के नाम से भी अगर इसको बोल सकते हैं दोस्तों। क्योंकि उदय सागर के बाद में इसे बनास सभ्यता संस्कृति के नाम से भी बोला जाता है, बनास सभ्यता संस्कृति। क्योंकि बनास नदी के आसपास में बहुत सारी सभ्यताओं का विकास हुआ था दोस्तों, गिलुंड का हुआ, बालातल का हुआ, ये जितनी सारी सभ्यताएं थी ना, तो वो बनास नदी के आसपास थी, इसलिए बनास सभ्यता संस्कृति के नाम से भी इसको हमें बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अपनी आहेड़ सभ्यता। आहेड़ सभ्यता है ना, हमने इसके बारे में पढ़ लिया है कि ये गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर जब इसका पानी उदय सागर झील तक जाता है और उसके बाद में वो बिंगोद भीलवाड़ा में तीनों नदियां मिलकर एक त्रिवेणी संगम बनाती है। तो दोस्तों आहेड़ सभ्यता की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं कि आहेड़ से या आहेड़ सभ्यता से हमें कौन कौन सी विशेषताएं मिली हैं या प्राचीन काल के हमें अवशेष क्या मिले हैं। आहेड़ सभ्यता, इसकी विशेषताएं देखें दोस्तों। विशेषताएं, अगर हम विशेषताओं के बारे में देखें तो नंबर 1 पे ये ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता, ये कौन सी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। तो प्राचीन काल में हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सारी नगरीय सभ्यताएं थी। तो ये अपनी सभ्यता कौन सी है, ग्रामीण सभ्यता है। और यहां पर उत्खनन में हमें ये दोस्तों 4000 वर्ष पुरानी, ये 4000 वर्ष पुरानी पाषाण युगीन
संस्कृति से संबंधित हैं। यानी 4000 वर्ष पुरानी पाषाण युगीन सभ्यता थी, उससे संबंधित हमें यहां अवशेष मिले हैं। यहां मकान है, वो जो मकान मिले हैं दोस्तों, मकान कच्ची ईंटों के हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जो मकान मिले थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे, लेकिन यहां जो अपनी आहेड़ सभ्यता में जो मकान मिले हैं वो कच्ची ईंटों के मिले हैं। ये ग्रामीण सभ्यता थी, 4000 वर्ष पुरानी पाषाण युगीन सभ्यता से संबंधित थी और मकान कच्ची ईंटों के बने हैं। यहां से बिना हत्थे वाले जल पात्र मिले हैं। यहां से दोस्तों ऐसे जल पात्र मिले हैं जिस पर हत्था नहीं लगा हुआ है। जैसे दोस्तों ये कोई, मान लो ये कोई पात्र है और इस पर क्या है, अपने तो यहां क्या है, हत्था लगा होता है, तो यहां इस जगह पर हत्था है वो नहीं है दोस्तों। तो बिना हत्थे वाले पात्र हैं वो इस सभ्यता से मिले हैं। यहां कोई इस पे हत्था नहीं लगाया गया है। तो ऐसे ऐसे हमें पात्र हैं, ऐसे जल पात्र, ऐसे जल पात्र हमें ईरान से मिले हैं दोस्तों। ऐसे हमें जल पात्र है वो कहां से मिले हैं, ईरान से मिले हैं। तो इससे ऐसा अनुमान भी लगाया जाता है दोस्तों कि आहेड़ सभ्यता का कहीं न कहीं ईरान की सभ्यता से भी कोई संपर्क रहा होगा। चाहे वे व्यापारिक रूप में आए होंगे या आहेड़ वाले ईरान में गए होंगे या ईरान वाले आहेड़ सभ्यता से कोई न कोई इनका व्यापारिक संबंध रहा होगा। यहां से अनाज भरने के कोठ या गारे मिले हैं। यहां से क्या मिला है दोस्तों, अनाज भरने के कोठ या गारे मिले हैं। तो दोस्तों ये जो कोठ या गारे हैं वो कच्ची मिट्टी से या गारे से मिलकर बनाया जाता था और उसमें जो स्थानीय लोग हैं वो अपना जो कृषि से जो जितना भी अनाज उत्पन्न होता था उनको सुरक्षित रखने के लिए उन कोठ या गारों में भर देते थे। तो हमें कोठ या गारे है ना, उनके अवशेष हमें आहेड़ सभ्यता से मिले हैं। अगर परिवार की बात करें तो ये संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी यहां, कि यहां से 3 से लेकर 6 चूल्हे, 3 से लेकर 6 चूल्हे एक मकान में मिले हैं। तो दोस्तों 3 से लेकर 6 चूल्हे, यानी 3 से 6 चूल्हे एक मकान में मिले हैं। इसलिए इसे यहां ऐसा माना जाता है कि यहां संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि एक मकान में 3 से 6 चूल्हे एक साथ मिले हैं। इसलिए जो उत्खनन करता या खोज करता थे उन्होंने अनुमान लगाया था कि यहां संयुक्त परिवार, यानी संयुक्त परिवार एक साथ लोग इकट्ठे रहते थे, एक साथ किसी मकान में खाना बनाते होंगे। और ये पिता प्रधान संस्कृति थी दोस्तों, पिता प्रधान संस्कृति। ये कौन सी संस्कृति थी, पिता प्रधान। जैसे सिंधु घाटी में हमने पढ़ा था कि मातृ प्रधान संस्कृति, तो वहीं ये संस्कृति कैसी थी कि पिता प्रधान। यहां पुरुषों का जो रोल था वो मुख्य रोल था दोस्तों। और उत्खननकर्ताओं ने इसकी जो खोज की थी, खुदाई की थी, तो उसमें इस सभ्यता के हमें 8 स्तर मिले हैं दोस्तों। उत्खनन में हमें क्या मिला है, इसके 8 स्तर मिले हैं।
कितने स्तर मिले हैं दोस्तों? इसके 8 स्तर मिले हैं। इसके कहने का मतलब है कि यहाँ 8 ले मिले हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि आयड सभ्यता है वो 8 बार बसी थी, या 8 बार उजड़ी या बसी। एक परत हो गई, उसके ऊपर दूसरी परत हो गई, फिर आगे आगे करते करते इसकी कुल हमें 8 स्तर मिले हैं दोस्तों। इसमें एक जो चौथा स्तर है, इस सभ्यता से हमें जो 8 स्तर मिले हैं, इसमें चौथा स्तर है, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये चौथा स्तर है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है फर्स्ट ग्रेड की दृष्टि से, कि इस स्तर से हमें तांबे की जो कुल्हाड़ी मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की जो कुल्हाड़ी मिली है वो हमें चौथे स्तर से मिली है। तो ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि आहट सभ्यता के उत्खनन में हमें जो 8 स्तर मिले हैं उनमें से किस स्तर से हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तो दोस्तों तांबे की कुल्हाड़ी है वो हमें चौथे स्तर से मिली है। ये सबसे महत्वपूर्ण अपना ये पॉइंट रहता है। अब दोस्तों अगर यहां से बात करें कि तांबे का जो प्रयोग किया गया था सबसे पहले, तो इसे ताम्रवती सभ्यता या ताम्रवती नगरी का नाम भी दे दिया गया था। यहां जो दोस्तों बर्तन पाए गए हैं ना, बर्तन जैसे मान लो ये हमने एक मटका ले लिया, ठीक है, ये कोई एक बर्तन है, इसके ऊपर इस तरह के ये यहां से मान लो दोस्तों बर्तन मिले हैं, जो इस सभ्यता से हमें बर्तन मिले हैं ना, इनमें लाल और काले, लाल काले रंग की प्रधानता है। कौन से की? लाल और काले रंग की प्रधानता है। यहां पर जितने भी हमें बर्तन पाए गए हैं उनमें लाल काले रंग की प्रधानता रही है। मान लो कि इसमें या लाल लाइन लगा दी गई है, फिर इसमें काली लाइन भी लगा दी गई है। इस तरह से कोई ना कोई जो चित्रकारी की गई है ना इस बर्तन पे, उसमें लाल और काले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे लाल काले रंग की सभ्यता या संस्कृति भी कहते हैं। काले यानी लाल और काले रंगों का अधिक प्रयोग होने के कारण इस संस्कृति को लाल काले रंग की सभ्यता या संस्कृति भी बोला जाता है दोस्तों। यहां पर एक खास बात और थी दोस्तों, यहां एक मुख्य व्यवसाय था रंगाई छपाई का। रंगाई और छपाई, ये रंगाई छपाई का एक यहां उद्योग था। रंगाई छपाई के लिए ये ठप्पों का प्रयोग करते थे दोस्तों। ठप्पों का प्रयोग किया जाता, किसका प्रयोग किया जाता था? रंगाई छपाई में ठप्पों का प्रयोग किया जाता था। तो आयड सभ्यता के उत्खनन से हमें 8 स्तर मिले हैं। इनमें चौथा जो महत्वपूर्ण स्तर है वहां से हमें तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है, और यहां से रंगाई छपाई उद्योग है जो उसका भी हमें एक साक्ष्य मिला है। रंगाई छपाई में ठप्पों का भी प्रयोग किया जाता था। और यहां पर जो बर्तन मिले हैं उनमें हमें लाल काले रंग के बर्तनों की बहुलता देखी गई है। तो लाल काले रंग का अधिक प्रयोग होने के कारण इस संस्कृति को लाल काले रंग की संस्कृति के नाम से भी जाना गया है। एक चीज और मिली है, वाटर नलकूप, यानी पुराने समय में सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जो जल निकास के लिए जो नालियां मिली थी, जल निकास के लिए सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी सभ्यताएं थी तो जल निकास के लिए हमें नालियां मिली थी। तो लेकिन यहां एक कुआं बनाया गया था, जलकूप बनाया जाता था दोस्तों। ये इस तरह का बनाया जाता था कि पुराने जो मिट्टी के बर्तन थे जो टूट जाते थे उन या मटकों को इस तरह से एक के ऊपर एक रख दिया, फिर इस तरह से एक के ऊपर एक रख दिया। ये दोस्तों इस तरह से मटके रखे जाते थे। वो जो पानी आता ना वो धीरे धीरे करके, बरसात का पानी हो चाहे गंदी नालियों का पानी हो, वो सारा आके यहाँ इस खड्डे में
धीरे धीरे इन मिट्टी के बर्तनों के द्वारा सोख लिया जाता था। इसे सोखता गड्ढा भी, अपनी भाषा में इसे सोखता गड्ढा, सोखता गड्ढा या जल सोखने वाला गड्ढा भी बोलते हैं। तो ये सोखता गड्ढा भी यहां मिला है, जिसे जलकूप भी बोला जाता है। तो ये था दोस्तों आहड़ सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिनके बारे में हमने अध्ययन किया है। आप सबका धन्यवाद।